उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और सामाजिक सतर्कता को लेकर बहस तेज कर दी। बस्ती और बलरामपुर से सामने आए मामलों में जांच एजेंसियां बड़े नेटवर्क की आशंका जता रही हैं। यूपी एटीएस और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई के बाद कई चौंकाने वाले दावे भी सामने आए, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए पहचान छिपाकर संपर्क, फर्जी पहचान, दबाव और आर्थिक लालच जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि कई तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के दायरे में है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे जांच में अब तक क्या सामने आया, कैसे काम करता है ऐसा कथित नेटवर्क और प्रशासन किन बिंदुओं पर फोकस कर रहा है। देखिए। बस्ती और आसपास के जिलों में दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जिन मामलों की जांच शुरू की, उनमें युवतियों को झूठी पहचान और रिश्ते के नाम पर फंसाने के आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई केस सोशल मीडिया चैट, फर्जी नाम और बदले हुए प्रोफाइल के जरिए शुरू हुए। जांच में डिजिटल ट्रेल, कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। कुछ मामलों में परिवारों ने गुमशुदगी और दबाव में धर्मांतरण की शिकायत दी। पुलिस का कहना है कि हर शिकायत को अलग अलग सत्यापित किया जा रहा है ताकि अफवाह और तथ्य में फर्क साफ हो सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की जबरन शादी, ब्लैकमेल या धोखाधड़ी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बलरामपुर में सामने आए कथित अंतर्राज्यीय धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच यूपी एटीएस कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों पर संगठित तरीके से लोगों को टारगेट करने, पहचान बदलने और नेटवर्क बनाकर काम करने के आरोप हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि कुछ युवकों को खास तरीके से सोशल मीडिया हैंडलिंग और संपर्क बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हालांकि एटीएस ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सभी दावों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। जांच के दायरे में फंडिंग पैटर्न, संपत्ति ट्रांसफर और संदिग्ध लेन देन भी शामिल है। एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि कहीं इस नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों या विदेश से तो नहीं जुड़े हुए हैं। बस्ती बलरामपुर केस में नेटवर्क की आशंका, सोशल मीडिया, फर्जी पहचान पत्र की जांच, एटीएस कर रही अंतर्राज्यीय कनेक्शन की जांच। सिर्फ आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करें। जांच में एक पीड़िता के बयान के बाद केस को नई दिशा मिलने की बात भी सामने आई है। बयान के आधार पर पुलिस ने कई लोकेशन और लोगों की भूमिका की जांच तेज की है। कुछ दस्तावेजों में संपत्ति के हस्तांतरण और गिफ्ट डीड जैसे मामलों की भी पड़ताल हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर हवाला या फिर अवैध फंडिंग के सबूत मिलते हैं तो प्रवर्तन एजेंसियों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जिन मामलों में जबरन दबाव, धमकी या शोषण की बात सामने आई, वहां पीड़ितों को सुरक्षा और कानूनी मदद देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के आंकड़े या दावे फैलाने से बचें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना सीधे प्रशासन को दें। तो इस मामलों के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। कई संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि कुछ विपक्षी दल ने जांच की निष्पक्षता और तथ्यों की पारदर्शिता पर जोर दिया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में भावनात्मक माहौल जल्दी बनता है, इसलिए हर दावे को सबूत के पैमाने पर परखना जरूरी है। कानून पहले से मौजूद है। जबरन धर्मांतरण, धोखाधड़ी, मानव तस्करी, ब्लैकमेल, इन सब पर अलग अलग धाराएं लागू होती हैं। सवाल यह भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में युवाओं को कैसे जागरूक और सुरक्षित रखा जाए। आगे देखते हैं कानूनी ढांचा क्या कहता है और जांच एजेंसियां किस रणनीति पर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और जबरन विवाह से जुड़े मामलों के लिए विशेष कानून लागू है, जिसके तहत दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराना दंडनीय अपराध है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक किसी भी केस में कार्रवाई से पहले पीड़ित का बयान, डिजिटल सबूत और परिस्थिति जन्य प्रमाण जुटाए जाते हैं। अदालत में केस टिके, इसके लिए चार्जशीट मजबूत होना भी जरूरी है और इसी वजह से जांच में समय लगता है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि सहमति और दबाव के बीच फर्क साबित करना सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए हर केस का फैक्ट आधारित मूल्यांकन जरूरी है ताकि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बच ना पाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह के कथित मामलों में बड़ा टूल बनकर उभरे हैं। फर्जी प्रोफाइल, बदली हुई पहचान और एनक्रिप्टेड चैट ऐप्स के जरिए संपर्क बनाना आसान हो गया है। साइबर सेल अब ऐसे मामलों में अहम भूमिका निभा रही है। आईपी लॉग, चैट बैकअप,
पेमेंट, ऐप रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा जांच का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। पुलिस युवाओं और अभिभावकों को ऑनलाइन फ्रॉड, कैट फिशिंग और पहचान छिपाकर संपर्क करने वाले खातों से सावधान रहने की सलाह दे रही है। स्कूल, कॉलेज स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही गई, ताकि शुरुआती स्तर पर ही संदिग्ध पैटर्न पहचाने जा सके। निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग, धर्मांतरण धोखाधड़ी पर कड़े कानून लागू, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना जांच का केंद्र, अफवाह से बचें, आधिकारिक जानकारी माने। सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सामुदायिक तनाव बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ संवाद और जागरूकता भी जरूरी है। परिवारों को सलाह दी जा रही है कि वो बच्चों की डिजिटल गतिविधि पर संवाद बनाए रखें, लेकिन अत्यधिक निगरानी के बजाय विश्वास का माहौल रखें। किसी भी रिश्ते या संपर्क को लेकर संदेह होने पर सीधे पुलिस या हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की गई है। अफवाह या पुष्ट आंकड़ों को आगे बढ़ाना जांच को प्रभावित कर सकता है और माहौल भी बिगाड़ सकता है, इसलिए आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की सलाह दी जा रही है। राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे ने बहस को और तेज कर दिया है। सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई और नेटवर्क तोड़ने की बात कर रहा है, जबकि विपक्ष निष्पक्ष जांच और डेटा आधारित खुलासे की मांग उठा रहा है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और अदालत में पेश सबूत अहम होंगे। फिलहाल कई दावे और आरोप जांच के अधीन हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संगठित अपराध, मानव तस्करी, जबरन धर्मांतरण या धोखाधड़ी के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। साथ ही निर्दोष लोगों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।